देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, मैं समझ सकता हूं। तो आप पैसे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं तो आप बड़े आसानी से 700 से 300 से लेकर के 700 रुपया 1 मिनट में आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एंजल वन ऐप है। इस एंजल वन ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको उसमें अपना अकाउंट कैसे बनवाना है और कैसे करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि एंजल वन को ऐप डाउनलोड करें और 750 कमाएं। इस तरह से लिखा होगा, आप उस लिंक के जरिए ही क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, तभी यह जो है रेफरल काम में आएगा आपका अगला। यानी अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आप जो है अपना ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से लिंक से क्लिक करने के बाद ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अकाउंट बनाना है, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि आपको कैसे कैसे अकाउंट को बना लेना है। Open an instant Demat account and enjoy lifetime free equity delivery trades. Step 1. Fill your details. Step 2. Enter OTP received on the registered mobile number. Keep your Aadhaar and PAN handy. Step 3. Congratulations, you have completed the account opening process. Step 4. Check your registered email for your Demat account details. Open free Demat account now. तो फ्रेंड्स, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एंजल वन का एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहां पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स, आपके सर्कल में जितना भी लोग हैं, जितने लोग से आप ये काम करवा सकते हैं, अकाउंट बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ अकाउंट बनवाना है, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता है, 1 भी रुपया का आपको खर्च नहीं करना है, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपको पैसा सफलतापूर्वक मिल जाए तो आप आपको डिलीट कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रेफरल कोड पर ये आप यूज कर सकते हैं 315392 TAR करके आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और लिंक पर जो क्लिक करके ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मुझे कैसे रेफरल का अर्निंग हुआ, देखिए आप यहाँ पे मुझे 500 का भी एक बार अर्निंग हो चुका है और एक बार 300 का भी अर्निंग हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको 7.5 मेरे दूसरे वाले आईडी में 750 तक का अर्निंग मैंने किया है, उसका मैं सबूत आपको अमेजॉन पे पर दिखा देगा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस समय मेरे अमेजॉन पे में 1239 रुपया पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी मैंने वहीं से अर्न किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ से देखिए कितना पेमेंट मैंने यहाँ से 1900 का मैंने बिजली का बिल जमा किया है। ये मैंने बैलेंस जो है रिचार्ज किया था मोबाइल पे। तो इस तरह से आप कमा सकते हैं और अपना सारा खर्चा उठा सकते हैं यहीं से। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं कि अकाउंट आपको कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जरूरी होता है। तो इस तरह से जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। तो बना करके पैसा कमाइए और लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं, आगे वीडियो देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, आपको मैं जो ये साइट दिखा रहा हूँ, ये बीपीएससी का ऑफिशियली साइट मैंने खोल रखा है। इस साइट में आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात ये 30 तारीख में यानी कल के रात में ये आया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस। स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में OMR सीट पर अवेलेबल है। मतलब OMR सीट जो आपने OMR सीट को फिल किया था, वहाँ पे जमा किया था, उसी की कॉपी आपको 1 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपके लिए खोल दी जाएगी। यानी आप ऑनलाइन OMR सीट का जो है आप जांच कर पाएंगे, अपना आंसर की मिला पाएंगे, आपने क्या फिल किया वो भी देख पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको उपलब्ध रहेगा 1 अक्टूबर से, यानी कल आज से लेकर के आज जो है आपको इस समय से लेकर के 10 अक्टूबर तक, नहीं आने वाले 10 दिनों तक ये अवेलेबल रहेगा। आप देख सकते हैं, अपना समझ बूझ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका नोटिस भी दिखा देता हूं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वो PDF आपको खुल भी जाएगा। जब PDF खुलेगा तो आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह का PDF सूचना करके आएगा कि आप वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में आप अपना जो भी आंसर की है वो आकर के देख सकते हैं। ये आपको देखिए पूरा ये तरह से नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। ये बात रही बीपीएससी में जो आंसर की आगे जो OMR सीट है आपको जो आने वाली है उसके लिए। अभी जो है इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही साथ जो स्कूल का अलॉटमेंट होने वाला है आपके बीपीएससी में, वो भी ऑनलाइन ही होगा। मतलब स्कूल के अलॉटमेंट के लिए भी ऑनलाइन ही आपको जो है सब कुछ करना होगा। उसके साथ ही साथ रिज़ल्ट का डेट भी लगभग 15 अक्टूबर के बाद ही डिसाइड किया गया है। तो 15 अक्टूबर तक कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा 15 अक्टूबर तक। और जो नई वैकेंसी है उसका भी फॉर्म लगभग 15 अक्टूबर से ही भरा जाना होगा। तो इस वक्त बीपीएससी में 10-12 दिन काफ़ी अहमियत रखेगा। हो सकता है इसी में जो BEd BTC वाला जो मामला चल रहा है इसमें भी कोई
मतलब एक तरह से निश्चित आपका एक तरह से डिसीजन आ जाए कि लेंगे कि नहीं लेंगे, साफ साफ वाली बात हो जाए। अभी कल के डेट में के जो हैं के जो साहब वो गए हुए थे अपना सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ उन्होंने याचिका लगाई है कि हमारे बिहार में जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपके डिसीजन से पहले आया हुआ था। तो उसके आधार पर ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अब देखिए होने वाला बात क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे लिए आपके लिए, देखिए मैं एक बीएड स्टूडेंट हूँ, बट मैं कभी डीएलएड स्टूडेंट के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होता हूँ। यानी यह एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बीएड हो या बीटीसी हो, जॉब सबकी लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। जॉब तो सबको मिलना चाहिए, बीएड हो बीटीसी हो, उससे इसको आपस में झगड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम बीएड किए हैं तो गड़बड़ है, हम बीटीसी किए हैं तो गड़बड़ है। ये काम नहीं होना चाहिए, आपस का समझौता होना चाहिए, आपस की बात होनी चाहिए। बीएड और बीटीसी कोई बच्चा अपने मन से नहीं करता। सरकारें जब कहती हैं कि ये होगा वो होगा, तो आदमी जब आदमी को सपना दिखाया जाता है तो उसी सपने के साकार करने के लिए वो आदमी उसी के जाल में फंस जाता है। बाकी जो भी है वो तो अच्छा बुरा सबके सामने आएगा ही, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन होता है। बट अभी तक के हिसाब से तो जो है अभी की मामला जो है पेंडिंग ही है, मामला फंसा ही हुआ है, कोई स्पष्ट डिसीजन इस पर नहीं है अभी के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए अलग अलग सर टीचर्स लोग क्या कहते हैं, और लास्ट में आप कट ऑफ जरूर देखते जाइएगा। और डीएलएड सभी लोगों का एक नज़र टिका हुआ है कि आखिर जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जिसमें उन्होंने बीएड धारी को 5वीं कक्षा तक के लिए जो एलिजिबल नहीं माना गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव करते और 11 तारीख को 11/8 को जो डिसीजन आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि 5वीं कक्षा तक के लिए जो पढ़ाने के लिए जो एलिजिबल है वो डीएलएड वाले ही हैं, बीएड वाले नहीं हैं। इसके बाद एक भूचाल सी आई, बहुत सारे लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है बीएड वाला, लेकिन आप डीएलएड वाले जो कम पढ़े लिखे हैं उसको आप योग्य मान रहे हैं और बीएड वाले को अयोग्य मान रहे हैं। ये हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट पढ़ेंगे उसमें उनका तर्क है। तर्क ये है कि मान लीजिए जैसे एक उदाहरण फिर से हम देते हुए फिर उस जजमेंट पर भी बात करेंगे। एक उदाहरण ये समझिए कि एक जो है सो कार है और एक मोटरसाइकिल है। तो कार हर मामले में ज्यादा दाम का भी होता है, कंफर्टेबिलिटी भी होती है, ये सारा चीज है। मोटरसाइकिल का आप कहिएगा कि कम है, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। गली संकीर्ण है तो 4 चक्का नहीं जा सकता है, वहां मोटरसाइकिल ही सुटेबल होता है। तो मोटरसाइकिल का काम वहां पर होगा, वहां कार का कोई यूटिलिटी नहीं कोई है, काम नहीं, क्योंकि गली संकीर्ण है, उसमें वही चीज है। तो हर चीज में लोग कहेगा कि कैसा बेवकूफ है कि कार को छोड़ रहा है और मोटरसाइकिल को पसंद कर रहा है। भाई उस गली को गुजरने के लिए मोटरसाइकिल ही कंफर्टेबल है। ठीक उसी तरीके से उस जो डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले मोटरसाइकिल ही है, लेकिन समझिए सुटेबल भी वही है। अच्छा। इसी तरह का चीज को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पर विवाद ये उठा कि बिहार में उस चीज के पर लागू होगा कि नहीं। तो ये जजमेंट आ जाने के बाद बहुत सारे जगह इस बात को उठाया गया कि ये जो अब जो नई वैकेंसी आएगी उस पर लागू होना चाहिए, पूर्व के वैकेंसी पर लागू नहीं होनी चाहिए। और बिहार सरकार को भी, तो जब संपूर्ण जजमेंट का आप अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि संपूर्ण जजमेंट में क्या बिहार को पार्टी बनाएगी, तो आंसर इज यस। उसके जजमेंट में लिखा हुआ है कि बिहार को भी पार्टी बनाया गया था। बिहार सरकार के तरफ से बोला गया था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं गए थे, तो एक प्रधान सचिव के नाम से लेटर भी है जो जजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा। और उसके बाद बीएड वाले जो है यहाँ से पार्टी बनाया गया था कि अपने पक्ष को रखिए। तो ये कह देना कि बिहार को समुचित अवसर नहीं मिला, ये कहना गलत है। तो आप देखिए कोर्ट में आप जाते हैं, एक संभावना चूंकि उस पर साइलेंट है जजमेंट में कि इसको पूर्व के डेट से लागू होना चाहिए कि वर्तमान के डेट से, तो चूंकि वो नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया गया था, इसीलिए ये कह देना कि बिहार सरकार पर ये, तो इसीलिए जब स्पेशली यदि पूछेंगे तो ये लग रहा है कि उस पर जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का जो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस करने से साफ इनकार कर देते कि जो जजमेंट है उसी से आप काम चलाइए, उसमें हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सर
जब वैकेंसी आया था सर, तो उस समय निर्णय नहीं आया था सर, लेकिन जब वैकेंसी आ गया, परीक्षा भी ले लिया गया है, आंसर की तक जारी कर दिया गया है और बीएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया है। हालांकि बीपीएससी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी तरह से इस परीक्षा को कंडक्ट भी कर रही है। 1 to 5 में बीएड वालों का रिजल्ट कहा गया है कि परीक्षा फल की उम्मीद न किया जाए। हालांकि ट्वीट भी किए थे अतुल प्रसाद जी की बीएड वाले परीक्षा दें, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नियम चल रहा है उसी के अनुसार हम बाध्य हैं लेने के लिए। बीएड वाले परीक्षा दें लेकिन परीक्षा फल की उम्मीद ना करें, इस तरह का बयान दिया गया था। क्या सर आपको लगता है कि जब परीक्षा ले लिया गया है, आंसर की जारी कर दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस बहाली पर एक बार विचार करना चाहिए? क्या एलिजिबल मानना चाहिए? देखिए, आप यहाँ पर तो एग्जाम लिया गया है, कई दफे आपने देखा होगा कि एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग भी बहुत जगह कर लेता है और उस एग्जाम को भी रद्द किया जाता है। हाँ, जैसे दरोगा वाले में आपने देखा होगा होता है कि सारे आयोग ने एग्जाम लेकर सारे चीज करके ज्वाइनिंग तक की बात हो गई थी और उसको निरस्त किया गया था। तो ये एग्जाम ले लिए, इससे उसके मेरिट पर असर हो गया, वो बात नहीं है। अच्छा। नोटिफिकेशन को ही जब चैलेंज किया गया था और उस नोटिफिकेशन को ही जब रद्द कर दिया गया, तो इसको माने आप एक चीज समझिए कि जो चीज अयोग्य है उसको मान लिया गया है, तो आप बाद के नोटिफिकेशन या पहले वाले नोट जिसकी बहाली नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को रोजगार से मतलब नहीं है, क्वालिटी बेस्ड टीचर की जरूरत है। तो आप ये बताइए कि इस बात का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीएलएड वाले ही सुटेबल हैं, 5वीं कक्षा तक बीएड वाले नहीं, तो केवल इसलिए कि आप फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम दे दिए, इसलिए आपको सुटेबल कर दिया जाए, ये कहां से हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट तो यही बात कहती कि नहीं बीएड वाले अयोग्य हैं 5वीं कक्षा तक के लिए, इसीलिए ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप अयोग्य हैं, तो आप अच्छी बात है कि अयोग्य, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः परहेज करती है कि अपने जजमेंट में संशोधन करने से। और अच्छा। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश वाले में भी यही जजमेंट आया, बंगाल वाले में भी उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बिहार सरकार ऐसा इसलिए भी की है कि एग्जाम ले लिया डायरेक्ट, यदि वो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंटरफेरेंस करने से, जिसकी संभावना ज्यादा है, मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि 3-4 जजमेंट आए हैं रिसेंटली जिसमें हस्तक्षेप करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इसके लाभ है, ये सोच समझकर रणनीति के तहत भी कभी कभी जाया जाता है, क्योंकि यदि बीएड वाले को डायरेक्ट अब उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा तो ऐसे में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी, छात्र भड़क जाएंगे। तो छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कि भाई देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट से तक गए आपके लिए, आपकी बात को रखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये जो है इसीलिए हम मजबूर हैं। हम चाह रहे थे कि बीएड वाले को भी हो जाए नौकरी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, तो वो उनका आक्रोश का डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ेगा सरकार को और आयोग को, उससे भी बचने की एक मैकेनिज्म होती है, जिस वजह से भी लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में अपना जाना पसंद करते कि भाई नहीं हुआ तो अपना उस पर पल्ला झाड़ देते कि भाई न्यायालय का आदेश था तो हमने ये किया। मतलब लेकिन हकीकत सब जानते हैं, आयोग भी जान रही है। मतलब आपका साफ कहना है कि बिहार सरकार के इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के मूड में नहीं आएगी। अभी तक जो जितने नंबर ऑफ जजमेंट आए हैं, आप बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का बात कहने से उन्होंने इनकार किया है। बीएड वाले एलिमिनेट हो जाएंगे सर? हालांकि यदि आप नहीं, जो एलिमिनेट तो हो चुके हैं, एलिमिनेट तो वो हो चुके हैं इससे पहले के जजमेंट से, लेकिन अभी ये जो प्रश्न उठा है कि क्या ये चीज लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर आप स्पष्ट तरीके से समझिए कि अभी जो सीरीज ऑफ जजमेंट है, कभी कभी तो इरिटेट होकर सुप्रीम कोर्ट जो है सो पेनल्टी बांध देती है, अच्छा फाइन बांध देती है कि आप इस कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 जजमेंट मैंने दे दिया, फिर से आप बिहार सरकार को, ऐसी भी संभावनाएं रहती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सेम इशू पर 2-3 जजमेंट अभी रिसेंटली आए हैं, तो जिसको उन्होंने मना कर दिया है इंटरफेरेंस करने से। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाए तब तक लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अभी जब तक कोई आ नहीं जाए।
बिहार सरकार के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सर। आज तक 1,70,461 पदों की बहाली बिहार सरकार के तरफ से कभी भी नहीं आया था सर। तो क्या जो ये याचिका ये सब दायर किया जा रहा है, हालांकि कुछ दिनों में रिजल्ट देने की बात की जा रही थी, बिना रिजल्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया है सर, तो क्या जानबूझकर तो वैकेंसी को लेट नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये सब चीज राजनीतिक बयान हो जाएंगे। हम तो कानूनी तौर पर बात करेंगे। बहुत चीज तो मैं सत्य जानता हूँ, जिस चीज को माइक पर बोलना भी उचित नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है छात्र हित में बोल देना चाहिए, लेकिन उसके मायने बहुत सारे लोग निकालने लगते हैं। सवाल एक लाइन में ये समझिए कि अपनी इसमें बहुत सारी बातें होती है। मैंने जो कहा कि ये सब भी एक फैक्टर होता है। बहुत सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हुई है, क्योंकि जजमेंट वो लोग भी अवलोकन कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि उसके पीछे ये है कि एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए था, तो एग्जाम ले लिया। आप पहले भी बोल रहे थे ये बात, और तब उसके बाद 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम ले लिए हैं, रिजल्ट नहीं देंगे। तो भाई, आप तो बच्चे तो मजबूर हैं, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए सोचते हैं कि हमको हो जाए, लेकिन आप वो जो बीएड वाले हैं, अभी यदि इतना ही इन लोगों को है इस तरह की परेशानी, तो वो लोग जो है सो संशोधन करवा सकते हैं, अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उसका उपयोग नहीं करके न्यायालय के ऊपर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि लोगों को न्यायालय पर सभी लोगों को आस्था है। तो न्यायालय का जब कोई निर्णय आ जाएगा कि न्यायालय ने मना किया कि नहीं, इस चीज को हम नहीं मानते, तो छात्र भी शांत हो जाएंगे कि अरे सरकार तो पहल की, और सरकार पर भी नहीं आएगा, सरकार पर भी नहीं, तो उस चीज से सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी कि नहीं, ये भी कोई नहीं कह सकता है। अब अगर पुनर्विचार करती भी है तो क्या आदेश आएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो अब वेट करना पड़ेगा हम लोग को, वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन सरकार की मंशा पे संदेह होता है। 11 अगस्त को आया डिसीजन, उसके बाद से हम लोग लगातार कर रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, 10 दिन एग्जाम भले रोक दीजिए, 10 दिन एग्जाम भले रोक दीजिए, या फिर उससे पहले भी समय था आपके पास। 11 को डिसीजन आया और 24, 25, 26 को एग्जाम था। हम लोग तो बार बार करते कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रयास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। लेकिन उस समय नहीं गए, एग्जाम के बाद नहीं गए, अब रिजल्ट के समय ये गए। तो खैर चलिए, अभी भी गए हैं, तो चलिए अब जो भी इनकी मंशा रहे वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इससे हो सकता है बहाली में कुछ देरी हो, लेकिन चलिए इतना मायने नहीं रखेगा, देरी भी ज्यादा नहीं होगी इससे, क्योंकि इन सब मैटर पे सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा समय नहीं लेगा, वो जल्दी डिसीजन आ जाएगा जो भी आना होगा। और इतनी जल्द कोई बहाली भी नहीं हुई है बिहार में या बाहर भी। जितना जल्द बीपीएससी से टीचर बहाली हो रही है, इतना जल्द तो कभी बिहार में शिक्षक भर्ती हुई नहीं है, या कोई और भी बहाली नहीं हुई है। तो इसलिए ये कहना कि देरी हो रही है बहुत, ये भी उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीएड वालों के लिए एक उम्मीद बढ़ी है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा ये कहना मुश्किल है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बीएड वालों के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार आदेश दे चुका है, और ये बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है कि यह हड़बड़ी में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया वो बहुत सोच विचार के, बहुत लंबी बहस के बाद आया है। तो इसलिए ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे पुनर्विचार करती है या नहीं, और पुनर्विचार भी करती है तो क्या डिसीजन आएगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जगी है बीएड वालों के लिए। अभ्यर्थी जिस तरीका से अभी ये वीडियो डलाएगा, तो जो डीएलएड वाले हैं वो बोलेंगे कि छात्र नेता दिलीप मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं, जो बीएड वाले हैं वो बोलेंगे कि खुल के नहीं बोल रहे हैं या मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। अभ्यर्थी को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर बात विचार और समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी तो मेरे पास फोन आता है एक ही परिवार के भाई, एक भाई किया है डीएलएड, दूसरा बीएड, और दोनों फॉर्म भरा है 1 to 5 में। तो घर में भी इस तरह की बात है। तो ये नहीं सोचना चाहिए डीएलएड और बीएड आपस में स्टूडेंट को नहीं लड़ना है, सरकार की गलत नीतियों, एनसीटी की गलत नीतियों और रवैयों से लड़ना है। हम बार बार ये कर रहे हैं, हम डीएलएड वालों के साथ भी है, बीएड वालों के साथ, यानी कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। जिनके साथ गलत होगा हम उनके हित में लड़ेंगे। अब डीएलएड वालों की बात हम करते हैं, तो डीएलएड वाले अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके साथ क्या है कि 1 to 5 में ही वो भर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीएड वाले 12 तक भर सकते हैं। लेकिन गलती यहाँ पे किसने किया? डीएलएड वाले गलती नहीं किए, बीएड वाले भी नहीं किए। गलती किसने किया? एनसीटी ने किया कि 2018 से पहले था 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं भर सकते। 2018 से क्या किया? ब्रिज कोर्स करवाएंगे, बीएड वाले भी भर सकते हैं 1 to 5 में। तो ये गलती तो एनसीटी ने उस समय किया था, तो उस समय विरोध होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग कोर्ट गए, जो राजस्थान हो या अन्य जगह, तो उसके बाद ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी आया है फाइनली। लेकिन यहाँ पे बीएड वालों की तो गलती नहीं थी ना। बीपीएससी से टीचर बहाली की वैकेंसी निकली, शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नियमावली बनाया, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भरेंगे, वहां तो फॉर्म भराया गया ना। तो गलती यहाँ बीएड वालों की नहीं है, क्योंकि सरकार ने मौका दिया, बीएड वालों ने फॉर्म भरा। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि बीएड वालों ने फॉर्म भर दिया, सरकार ने मौका दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके बाद आया। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए बिहार सरकार को,
हम 11 अगस्त से ये बात कह रहे हैं कि एक प्रयास करना चाहिए कि बहाली के बीच में आपका आदेश आया है, इसलिए आप इस बहाली से संबंधित आदेश दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए कि हम क्या करें, कि इस बहाली में 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल करें कि नहीं करें। चूंकि आपका आदेश तो बीच में आया, हम बहाली पहले शुरू कर चुके हैं। चूंकि ऐसा होता है ना, कोई भी कानून बनता है, कोई आदेश आता तो जिस दिन आता है उसके बाद लागू होता है ना, तो ये बहाली तो पहले से चली आ रही थी। तो यहाँ पे कानूनी पेचीदगी थी। मान लीजिए बीएड वाले को बाहर कर दिया जाता, उसके बाद अगर बीएड वाले चल जाते सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, तो फिर मामला फंसता। तो इससे अच्छा था कि पहले इसका निपटारा हो जाना चाहिए ना। तो हम लोग तो दोनों के हित में है, डीएलएड वालों के हित में भी और बीएड वालों के हित में। जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए हर आदमी को। बीएड वाले को भी इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, डीएलएड वाले को भी नाराज नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी जगह, उसकी जगह अपने को रख के देखिए। अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं, जो एग्जाम दिया उसको कितना बिल्कुल, जो डीएलएड वाले हैं वो अपने आप को बीएड वाले समझ के देखिए, और जो बीएड वाले हैं वो डीएलएड वाले समझ के देखिए, तब पता चलेगा दर्द कितना होता है। तो हम लोग दोनों के पक्ष में, हम लोग की ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ है। एक बात बताइए, जिस तरीका से अतुल सर के द्वारा कहा गया था कि बहुत जल्द रिजल्ट भी दे देंगे, तो 1 to 5 को छोड़कर बाकी 11, 12 हो, 9, 10 हो, इसका रिजल्ट जारी करने में कोई समस्या नहीं है? नहीं, समस्या तो नहीं। जैसे कि अतुल सर बोले भी थे कि 1 to 5 में का भी रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं, और मेरिट बनाएंगे डीएलएड बीएड दोनों का, और बीएड वाले को रोक देंगे, उतना सीट खाली रहेगा। अगर बीएड वाले को अलाउ कर दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा, नहीं तो फिर डीएलएड वाले का होगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसमें तो अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी और सरकार के बीच जो बात होगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो होगा। अब देखने वाली बात है। लेकिन इसके चलते रिजल्ट में देरी मुझे नहीं लगता है। अगर सरकार चाहेगी तो रिजल्ट पहले भी दे सकती है। 1 to 5 का रोक दिया जाएगा, ये भी हो सकता है, बाकी दे दिया जा सकता है। एक समस्या अभ्यर्थी में आ रहा है 1 to 5 वाले जो है, चूंकि लगातार बोला जा रहा है कि बहुत जल्द अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में भी दूसरा शिक्षक बहाली दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें 6 to 8 का पद होगा, 9, 10, 11, 12 होगा, 1 to 5 का नहीं होगा। तो क्या इस पर कहते हैं सरकार और आयोग से कम 1 to 5 वाले अभ्यर्थी को एक मौका और मिले, जो सीट खाली रहे उसके बारे में भी नहीं बोला गया है कि जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? देखिए, सरकार की कोई स्पष्ट नीति एजुकेशन को लेकर नहीं है, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अभी तक यही इंडिया, भारत के लिए, बिहार के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि कोई दूरदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार जो है एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाए हैं लोग। क्या ये लोग के साथ समस्या पता नहीं। ये लोग चाहते हैं कि, मतलब एक कहावत है ना कि कहीं लंबे समय तक शासन करना है तो वहां की जनता को अशिक्षित कर दो, पहले शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। वही बात हो रहा है आज। आखिर बीएड और डीएलएड का क्यों फूट डालो, राज करो। बीएड डीएलएड वाले को आपस में लड़ा दिया गया। ये कहीं ना कहीं और दूरदर्शिता थी ना, और दूरदर्शिता 2018 की। नहीं तो वहीं 6 to 8 आप दे देते क्या? वहीं दे देते। इस बार भी हम लोग मांग किए कि 6 to 8 की वैकेंसी दी। उस समय क्या कहा गया बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि 6 to 8 में सीट प्रमोशन से भरा जाएगा। अभी फिर आप निकाल रहे हैं ना 36,000 से 40,000 वैकेंसी। हम उस समय चिल्ला कर बोल रहे थे कि 36,000 से ज्यादा सीट खाली है। उस समय सरकार ने क्या कहा, सरकार के अधिकारी ने की 1900 सीट पे सिर्फ सीधी भर्ती, बाकी पे प्रमोशन। अभी आप 40,000, 45,000 निकाल रहे हैं। 1 to 5 का भी आप निकाल दीजिए, जो सीट इसमें खाली रह जाएगा, मान लीजिए 1 to 5 का भी। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सब कुछ वीडियो दिखा दिया है, समझा दिया है, बुझा दिया कि कट ऑफ कैसे जाने वाला है, कम बेसी सब कुछ मैं बता दिया हूँ कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप। तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है, यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा, अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप, इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।